गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मुकुल पांडे एंड वेलकम टू कंप्लीट स्टडी पाथ। चलिए इस नए सेशन में स्टार्टिंग करते हैं। इस सेशन में कोई ज़्यादा बात नहीं है, केवल वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बेहतर नंबर के लिए हैं। बिल्कुल आपके इसको बनाने से बेहतर नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से मेरा एक निचोड़ होगा NCERT प्लस RS अग्रवाल प्लस जितने भी मार्केट में सैम्पल पेपर हैं उनसे। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात यह है कि सबसे पहला स्टार्ट जो करने वाले हैं हम वो है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के अंतर्गत आपको भी मालूम है कि कितना आपका सिलेबस कट चुका है। ठीक है, तो रियल नंबर के अंतर्गत जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे वो पहले हम बता देते हैं, थोड़ा सा करके, ज़्यादा ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, थोड़ा करके जो है जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से बनाने में मदद मिल सके। ठीक है, और आसान तरीके से बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। देखिए बात क्या है, पहला जो आपको पढ़ना है वो थ्योरम है। सीधा के इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को हटा चुका है वो। ठीक है, HCF LCM वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसको अभी बता देंगे, वो तो बहुत ही ईजी खंड है। उसके लिए जो आपको पढ़ना है वो पहला थ्योरम है। और थ्योरम जो है ना वो मतलब इस पर आपको क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। इस थ्योरम पर आप क्वेश्चन देखते ही होंगे कि प्रूव कीजिए कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए तो पहला थ्योरम में स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम में बात ये है, देखिए हम बताते हैं। बात ये है, आप लोग को सबको मालूम है प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक से कटती हैं, मतलब एक से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका थ्योरम है कहता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, कहता है, बोर्ड पर समझ लीजिए इस चीज़ को, कहता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स के बारे में आप तो समझते होंगे, इंटीजर्स वो संख्याएं होती है जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, इंटीजर वो संख्याएं हैं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। इस तरफ से 1 2 3 लिखते हैं और इस तरफ लिख देते हैं -1 -2 -3। मतलब इंटीजर जो होता है मुख्यतः कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का, और उसके साथ 0 भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरम कहता है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है जो केवल एक से और इटसेल्फ डिवाइड हो, क्या हो, इटसेल्फ डिवाइड्स हो, एक से और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, इटसेल्फ डिवाइड हो एक से और खुद से, तो उस कंडीशन में क्या कहता है आगे कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और P A² को अगर डिवाइड करता है, अगर P A² को डिवाइड करता है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर डिवाइड करता है वो, ठीक है, तो इस कंडीशन पर आप ये बोलिएगा कि P जो है A को भी डिवाइड करेगा, यही थ्योरम है आपका। ठीक है, तो फिर से एक बार थ्योरम समझ लीजिए। ये थ्योरम क्या है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उस कंडीशन में अगर P A² को डिवाइड करता है तो उस कंडीशन में P A को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अपने पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या, 25। ठीक है, मान लीजिए शुरू में, और 5 है आपका प्राइम नंबर, क्या है, 5। ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसका एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसके एक से ज़्यादा मतलब 2 फैक्टर, एक है और मतलब 5 है खुद और एक है, तो ये प्राइम नंबर है। और 25 का तो 5 × 5 लिख ही सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर है, मतलब कि ये इसके लिए ले लेंगे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उस कंडीशन में अभी आप ये तो बात जानते हो कि 5 के स्क्वायर 25 है, तो उस कंडीशन में अगर 5 के स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, ठीक है, तो 5 को भी डिवाइड कर देगा, 5 को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। नहीं बात समझ पा रहे हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 का स्क्वायर लिए हैं, ठीक है, और इसको अगर मान लीजिए 3 डिवाइड करता है, ठीक है, तो 3 को 3 भी डिवाइड तो कर सकता है। मतलब यहाँ से क्या हुआ कि A² इसके जगह पर लिए हैं, तो A² अगर P A² को डिवाइड करता है तो A को P डिवाइड कर सकता है आराम से। ठीक है, अगर इसके जगह पर दूसरा लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 4 का स्क्वायर ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर बटा में 2 ले लीजिए। 2 भी एक छोटा सा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से अगर इसको लिखेगा तो 4 × 4 बटा में 2 से ही कट गया। ठीक है, तो जब अगर 4 छुट्टा भी रहेगा, अगर उसको भी 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी थ्योरम पर आपका जो है बेस्ट है कि प्रूव कीजिए कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है,
√3 √5 ये जितने भी आएंगे सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। √2 √3 √5 √7, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर को बोलता है कि अगर प्राइम नंबर रूट के अंदर आ जाए तो प्रूव करके ये दीजिए कि ये इरेशनल नंबर ही होंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर ही होगा। चलिए इस चीज़ को देखते हैं इस थ्योरी पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम समझ में आ गया होगा कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उस कंडीशन में अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर दे, p a स्क्वायर को डिवाइड कर दे तो p a को भी डिवाइड कर देगा, p a को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस में इस पर। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन में। ये सब जो क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जो प्रूव करते हैं, ठीक है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या मेथड है थोड़ा समझिए। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है कि सबसे पहले एक चीज़ माना जाता है, ठीक है। जैसे इसको भी मानेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग ऐसा चीज़ होगा, ठीक है, जिससे हम इस चीज़ को गलत ठहराएंगे, हम खुद ही को गलत करेंगे, ठीक है। इन सब क्वेश्चन में हम खुद को पहले मानते हैं कि हम लोग सही हैं उस चीज़ पर, फिर हम लोग मानते हैं कि नहीं हम गलत थे वहाँ पर, इसलिए ये चीज़ हो गया, ठीक है। इन सब क्वेश्चनों को जो प्रूव करने की विधि है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, इस पर गौर फरमाइएगा। एक चीज़ तो ये हुआ। दूसरा चीज़ क्या होने वाला है कि इस चीज़ को जो प्रूव करने में दूसरा पॉइंट है वो है को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं ना जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। समझ लीजिए एक बार, को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। जैसे 2 और 3 एक को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एचसीएफ निकालिएगा, क्या निकालिएगा? एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। क्या? 1, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 1, इसका मतलब कि फैक्टर जो होगा 1 × 2 होगा, ठीक है। 3 का फैक्टर 1 × 3 होगा, तो कॉमन क्या चीज़ आया? 1 आया। कॉमन क्या चीज़ आया? 1 आया, ठीक है। इसलिए एचसीएफ कितना हुआ इसका? एचसीएफ हो गया 1, एचसीएफ हो गया 1। तो जिन दो नंबरों का एचसीएफ अगर 1 आता है तो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इस बात को यहाँ पर देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं बोर्ड में, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर। चलिए चलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड में। ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाइए अपने आप को, ठीक है। जितना ज़्यादा समय आपके पास रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग चलेगी बोर्ड में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एज्यूम करना है कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। अब बताइए, अगर रेशनल नंबर होगा तो कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है या a/b के फॉर्म में होता है। जहां पर रेशनल नंबर कॉन्सेप्ट ही कहा जाता है क्या कि किसी भी नंबर को अगर आप a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, जहां पर कभी भी b ≠ = 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं हो तो वो एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0/1 उसको लिख सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा यही असम्पशन होगा, मतलब जो मैं मानूंगा वो होगा कि √5 एक रेशनल नंबर है। क्या है? √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और मैं अपने बगल में उदाहरणाएं दूंगा कि a/b इंटीजर है या a/b को प्राइम नंबर इंटीजर्स हैं, ठीक है। जहां से हम ये चीज़ को क्लियर कर देंगे कि इनका फैक्टर मात्र 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा नहीं होगा फैक्टर, ठीक है। मात्र 1 इन दोनों का फैक्टर होगा। तो कैसे कीजिएगा? पहले स्टेप में क्या कीजिएगा? स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है? सबसे पहले तो करना है, यहाँ पर प्रूफ हम चल रहे हैं, करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि √5 पहले मानना है कि √5 इज इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लीजिए। इसको ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बना के लिखिए, और बनाइए इसको और बनाइए। ऐसे लिखिए, इफ पॉसिबल, अगर संभव है, इफ पॉसिबल लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर पॉसिबल है, अगर संभव है तो हम मान लेते हैं, कि √5 जो है मेरा वो रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर मान लिया है कि √5 रेशनल नंबर है तो यहाँ से क्या होगा? √5 आपका a/b के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि √5 अगर रेशनल नंबर है तो a/b के बराबर तो होगा, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है।
ठीक है। कोई भी अगर रेशनल नंबर होता है तो वो a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना मैंडेटरी है, ये जरूरी चीज़ लिखना है, ये वाला पक्का लिखिएगा, ठीक है ना, तो बोर्ड गलत कर देगा। यहाँ पर लिखना होगा क्या कि a एंड b आर को प्राइम से लिखना उचित नहीं समझते हैं, को प्राइम इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0, और बी 0 के बराबर होगा नहीं। ये तो अभी पता है, कॉन्सेप्ट ही कहता है रेशनल नंबर का कि बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब इतना मान लिए, अब आपको क्या करना है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका, इतना में स्टेप 1 है। आपको सबसे पहले ये मानना है कि √5 एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर होगा तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, और a एंड b जो होगा यहाँ पर को प्राइम नंबर होगा, ठीक है, या को प्राइम नंबर कह सकते हैं, को प्राइम इंटीजर कह लीजिए, ठीक है, जहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इतना कर लिए। अब आपको क्या करना है कि वो थ्योरम ध्यान पर लाना है, ठीक है, जिसमें हम बताए थे क्या कि p जो होता है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है अगर, तो p a को भी डिवाइड कर देता है, उसी वाली चीज पर इसको लेकर के आना है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, स्क्वायर तो होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए उसके लिए, तो स्क्वायर कीजिए इसको। तो आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर होगा √5 का स्क्वायर, और इधर होगा पूरे का स्क्वायर, जब चढ़ेगा तो a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। चलिए इस बात को समझ पा रहे होंगे। √5 का स्क्वायर कितना होता है, तो बार बार ये चीज़ हम बताते हुए आ रहे हैं कि √5 इंटू √5 करना है, ठीक है, तो √5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और इस रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 2 की जगह 2 से 2 कैंसिल आउट, तब बचेगा 5। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर होगा 5 और यहाँ पर होगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से होगा 5b स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 इंटू डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ से होगा, इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है, आगे के कामों के लिए ये 1 मान लेंगे, ठीक है। अब 5 को अगर इधर लेके जाएं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड, तो ये b स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, अभी थ्योरम पर आ चुका है, थ्योरम पर ये आ चुका है, थोड़ा सा देखिए, ये एक प्राइम नंबर है, a स्क्वायर को हम इंटीजर माने हैं, क्या माने हैं, इंटीजर माने हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये सिंगल फॉर्म को भी इसको डिवाइड करेगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से थ्योरम का यूज करके लिख सकते हैं। उस थ्योरम को इसीलिए बताया गया था, ये लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए या दिस इम्प्लाइड एट 5 डिवाइड्स, लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइड एट 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, चाहे इसे लिखिए, इसको ऐसा नहीं कर लिए, इसको ऐसे कर लिए, सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइड एट 5 डिवाइड्स, इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड करेगा क्या, 5 डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा। जब 5 a को डिवाइड कर देगा, और कोई भी चीज़ किसी संख्या को जब डिवाइड कर देता है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। क्या होता है उसका, फैक्टर कहलाता है, फैक्टर पढ़े है ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फैक्टर कहा जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि तब 5 क्या है, फैक्टर है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ, 5 इज ए फैक्टर ऑफ, 5 इज ए हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए की जरूरत है लेकिन हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि बार बार ये लिखना, यहाँ पर भी है 5 इज फैक्टर ऑफ ए का 5 क्या है, फैक्टर है, ए का 5 फैक्टर है, ठीक है। इतना हो गया। आगे चलिए, अब कैसे इस चीज़ को करेंगे आगे में। अब तो a का तो फैक्टर हो गया 5, अब b का भी फैक्टर देख लेते हैं, b का भी फैक्टर देखते हैं। तो b को कैसे करेंगे, तो ऐसा मानते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट, एक मानते हैं एक अपने से पॉजिटिव इंटीजर कोई भी, ठीक है, या इंटीजर मान लेते हैं, लेट 5m, मान लेते हैं कि 5m इज, इसको ऐसे लिखिए, a इक्वल टू 5m, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, a इक्वल टू 5m, इसको अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा सा, एक सेकेंड, मिस्टेक नहीं होगा। लेट a इक्वल टू 5m, मान लेते हैं कि a 5m के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर, जहाँ पर आपको बता देते हैं, थोड़ा लिख दीजिए कि वेयर m इज एनी
इंटीजर्स, मतलब कि पॉजिटिव लिख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, कोई पॉजिटिव, जहाँ पर एम क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, कोई एम पॉजिटिव इंटीजर्स है, तब आप इस चीज़ को कैसे कीजिएगा, तब आप किसी चीज़ को कैसे कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इधर खींच लेते हैं, यहाँ से इस चीज़ को खींच लीजिए इधर, ठीक है। तो जब 5 एक जगह पर क्या पुट कीजिएगा, ये वाला चीज़ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, यहाँ पर इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू 5 है, पुट करने पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 5m का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर था तो एक जगह 5m ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 5b स्क्वायर। कर सकते हैं इस चीज़ को, इसको लिख सकते हैं 25m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। इधर ये मल्टीप्लाई है m स्क्वायर के साथ, तो यहाँ से होगा m स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर बटा में 25, ये मल्टीप्लाई में था, इधर क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। 5 से 25 काट सकते हैं 5 बार में, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि m स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है b स्क्वायर बाई 5। फिर से वही कंडीशन है, फिर से वही कंडीशन है, एक बार कंडीशन पर नज़र घुमाइए, फिर से वही कंडीशन है। इस बार m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5 है, m स्क्वायर पर आपको नज़र नहीं घुमाना है, आपको घुमाना है इस पर। यहाँ से ये चीज़ मालूम चल जा रहा है कि 5 तो एक प्राइम नंबर है और b भी क्या है, इंटीजर ही लिया गया है। तो 5 अगर बट्टा में है मतलब डिवाइड तो कर रहा है, एकदम भैया फिक्स है, डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। तो 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम तो ये भी बोल सकते हैं थ्योरम से कि 5 बी को भी डिवाइड करेगा। हाँ भाई, तो बोल सकते हैं, तो लिख लो, चूँकि यहाँ पर 5 अगर डिवाइड्स करता है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है, तो डी सिंप्लाइड एट 5 डिवाइड्स बी, तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 5 क्या है, फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, किसका, बी का। 5 क्या है, फैक्टर है बी का, किसका फैक्टर है, 5 बी का फैक्टर है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 बी का फैक्टर है, ठीक है। अब आप तो बात देख ही पा रहे हैं कि 5 ए का भी फैक्टर है, 5 बी का भी फैक्टर है, तब तो भैया ये 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर है। मतलब कि जब कॉमन फैक्टर आ गया 5, लेकिन फैक्टर आना कितना चाहिए था, 1, कितना कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, 1, लेकिन आ रहा 5। मतलब कि जितने भी अवधारणा हम लोग माने हैं यहाँ पर, जितने भी अवधारणाएं माने इसमें, तो गलत हो गया। मतलब ये को प्राइम तो रहा नहीं, को प्राइम नहीं रहा, ठीक है, अवधारणाएं तो गलत हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो माना हुआ था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो गलत हो चुका है। इसलिए √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर। मात्र इतना ही है, एक स्टेप, 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होंगे आपके। यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, नाउ यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। यहाँ से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि 5 जो है ना, वो कॉमन फैक्टर है ए और बी का, ठीक है। अब यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि ये वाला जो सारा चीज़ है, ठीक है, माना हुआ मेरा गलत हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर hypothesis that √5 is a rational number, इतना लिख सकते हैं, √5 is a rational number, so our assumption is wrong, assumption is wrong, इसलिए √5 is an irrational number।
इस चीज़ को आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार बोल देते हैं, उसको समझ लीजिए। वहाँ पर लिखा गया है कि दिस कंट्राडिक्ट्स CONTRADICTS, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस HYPOTHESIS, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस डैट √5 इज अ रेशनल नंबर। सो इसलिए आवर एजम्पशन जो हम माने थे ऊपर की तरफ वो मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसलिए √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें है नहीं, 2-3 स्टेप चलता है। पहले स्टेप में उसको रेशनल मानना है, फिर AB को कोप्राइम नंबर करना है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उस थ्योरम पर लेके आना है। क्या करना है? उस थ्योरम पर लेके आना है, P² वाला, ठीक है। फिर उसको कर देना है ऐसे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन कोई इसका तो बुक पर बेस्ड है पूरी तरह से, क्वेश्चन कोई एक्सरसाइज तो चल नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन है ये, जो बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग यूज किया जाएगा, थोड़ा सा मात्रा अलग, क्योंकि इसमें उसने लिख दिया है कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा, मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। लेकिन थोड़ा सा आप जाके घर पर ये प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे मैंने उस समय उस क्वेश्चन को किया, ठीक है, √5 को किया था या जो किया था, आप क्या कीजिए, √2 पर प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ को, √3 पर प्रैक्टिस कीजिए, √5 पर प्रैक्टिस कीजिए, √11 पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कम से कम इस पर आप जब 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसी तरह से, तो आपको एकदम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, मानते हैं लंबा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम समय लगने वाला है। देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। करना तो ऐसा ही है बिल्कुल, इसमें भी पहला स्टेप वही लिखेंगे कि अगर मान लेते हैं ऐसा कि 3 + 2 √5 क्या है? रेशनल है। क्या है? रेशनल है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए। आप जब प्रूफ में चलेंगे, क्या चलेंगे प्रूफ में, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, अगर संभव है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, 3 + 2 √5 A/B के बराबर होगा, जैसे उसमें चल रहा था, जहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर A and B आर को-प्राइम्स इंटीजर्स एंड B ≠ = 0। इसमें को-प्राइम का तो से कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी को-प्राइम इंटीजर्स लिखे हैं, इंटीजर्स वाला रूल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसे क्या कीजिए, आगे इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 3 इधर प्लस में उधर लेके जाएगा तो क्या होगा बताइए, तो बच जाएगा इधर 2 √5, क्योंकि 3 इधर था, इधर से उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या, A/B - 3। इतना समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझिएगा भाई। अब इसको 2 √5 है, एलसीएम ले लीजिए नीचे 1 मान के, तो B और 1 के एलसीएम B से B कैंसिल आउट, बचा क्या, A। ये से ये B टाइम्स जाएगा, ठीक है, 1 से B टाइम्स जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3B हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज दीजिए, तो √5 = A - 3B/2B हो गया। ये मल्टीप्लाई में था, हो गया डिवाइड। बस आपका सॉल्व हो चुका है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से आपका क्वेश्चंस। अब इसमें आप बस इतना ही हमको बताइए कि अगर A/B इंटीजर है, बताइएगा, अगर A/B इंटीजर है तो A - 3B भी क्या होगा, इंटीजर होगा, या 2B भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब A/B के फॉर्म में है, तो जब ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर मतलब रेशनल नंबर है, A/B के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर हो गया, और ये वाला यहाँ पर दिया है कि इरेशनल नंबर है। तो क्या कभी भी ऐसा संभव हो सकता है कि एक इरेशनल रेशनल के बराबर हो जाए, या एक रेशनल इरेशनल के बराबर हो जाए? ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। इस तरह से हमारा ये भी अवधारणा क्या है, गलत है। दिस कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस दैट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। आवर असम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, आवर असम्पशन इज रॉन्ग। इसलिए 3 + 2 √5 इज
इरेशनल नंबर, बस यही आपको लिखना है, यहाँ तक आप हो गया। आप यहाँ से क्या दिख रहे हैं कि चूंकि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि चूंकि आप इसको कैसे लिखिएगा एग्जाम में, इसको समझ लीजिए। चूंकि ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये तो आप बात जानते हैं, ठीक है कि ए और बी इंटीजर्स है। दिस इम्प्लाई डेट ए माइनस 3b एंड 2b आर ऑल्सो इंटीजर, तब ये वाला भी इंटीजर होगा। हाँ भाई, जब ए और बी के साथ मल्टीप्लाई है तो इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो जब इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर, तो आप क्या कर सकते हैं कि तब a/3b बटा में 2b, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर। जब a/b के फॉर्म है तो भैया बोलोगे नहीं रेशनल नंबर, बोलो रेशनल नंबर है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ से क्या देख रहे हैं, बट √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि कभी संभव हो ही नहीं सकता है। कैसे संभव होगा, अभी बताइए कैसे संभव होगा, जब इधर रेशनल है तो इधर भी रेशनल आना चाहिए था, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है जो कि संभव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, thus 3 + 2√5 is an irrational। हो गया, एक बार इस पर नज़र बनाइए। दो ही स्टेप में बात की गई है, पहला स्टेप तो वो लिखेंगे, दूसरे स्टेप में सॉल्व करेंगे, और दूसरा स्टेप में सॉल्व करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ए और बी अगर इंटीजर्स हैं तो दोनों में तो मल्टीप्लाई ए और बी से तो है ही, तो भी इंटीजर्स होंगे। जब वो इंटीजर्स हैं तो वो एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, तो मतलब कि वो a/b का फॉर्म भी पूरा कर रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर भी है। जब रेशनल नंबर ये पूरा है तो इधर भी रेशनल नंबर आना चाहिए था, लेकिन आया इरेशनल, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है, इरेशनल है, ठीक है। और वैसे भी रूट वाले तो इरेशनल होते ही हैं, इतना क्या सोचना। तो √5 एक इरेशनल नंबर है जो कि एकदम संभव तो है ही नहीं भैया, ठीक है। ये हमारे हाइपोथेसिस को जो हम लोग माने थे, अवधारणा था, उसको ये गलत ठहरा देता है, ठीक है। इसलिए वो रेशनल ना होकर क्या है, इरेशनल है, क्या है, इरेशनल है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि अगर इसके जगह पर √2 हो, क्या दिया हो कि √2 एक इरेशनल है, √2 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल है, ठीक है। तो 5 + 3√2 को इरेशनल शो कीजिए, इरेशनल। आप इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, आप इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इस पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न इस बार ऐसे सेट ना करके 1/√2 कर दिया और कहा कि इसको तुम प्रूव कर दो इरेशनल, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देना है भैया, कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करना ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके, तो √2/2 और इसको a/b के बराबर मानेंगे, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे भैया, आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आ जाएगा एकदम, ठीक है। बनाइए। इसी तरह से अगले फॉर्म में चलते हैं जो कि HCF और LCM पर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। मानते हैं ऐसा, मान लेते हैं अपने पास कि एक नंबर जो है, कुछ नंबर लेते हैं, 2 नंबर, ठीक है। अपने पास 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर से ऐसा मान लेते हैं हम कि एक है 12 और एक है 15, ठीक है। 12 और 15 है। जब आप 12 और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 12 है और ये 15 है, ठीक है। 2 से काटते हैं 6, फिर 2 से काटते हैं 3, फिर 3 से काटते हैं 5, इससे ज़्यादा तो नहीं कटेगा, ठीक है।
अब जब आप इसके एचसीएफ में चलते हैं तो 12 का आप फैक्टर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का आप फैक्टर लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आप एचसीएफ के ऊपर चर्चा करते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टरों में से जो सबसे दोनों में कॉमन है वो होता है। ठीक है, एचसीएफ तो हाईएस्ट होता है। तो इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला चीज़ है, क्या है, ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका एचसीएफ जो होता है वो हो जाता है 3। कितना हो जाता है, 3। ठीक है, एलसीएम कितना होता है इसका, एलसीएम, तो एलसीएम में तो कॉमन वाला लेना ही लेना है आपको, 3 तो भैया लेना ही लेना है, ये तो फिक्स है, 3 लेना ही लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो बच जाते हैं उसको भी लीजिए, बच जाता है उसको भी लीजिए। ठीक है, बच जाता है तो आप उसको भी लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 एलसीएम में। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देख लीजिए, तो ये कितना हुआ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 12 पचे कितना 60, कितना हो गया 60, 12 पचे 60, एलसीएम 60 हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्या मालूम चलता है, ठीक है, अगर हम क्या कर दें, हम अगर कर दें एचसीएफ इंटू एलसीएम, अगर एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, मतलब एचसीएफ है 3 और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास आ जाता है 180। कितना आ जाता है, 180। ठीक है, 180 आ जाता है। ठीक है, वहीं जब आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जब नंबर आप निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जब आप नंबर निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो आपका 12 इंटू जब आप 15 करते हैं तो इसका भी आता है 180। 180 कितना आता है, 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या अनुवाद लगा रहे हैं, यहाँ से आप अनुवाद ये लगाते हैं कि जब दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जब दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, और फिर उसका जब एलसीएम और एचसीएफ निकाल के भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो हमेशा बराबर ही आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, बराबर आने वाले हैं, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हैं क्या, कि एलसीएम, एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा बराबर होने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, दो नंबर्स का हमेशा प्रोडक्ट्स के बराबर आने वाले वो हैं। इस बात को अगर क्लियर कर देते हैं तो हम बताते हैं क्या है। अगर मान लेते हैं कि दो नंबर के पास, दो नंबर अगर अपने पास, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ठीक है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो इस चीज़ को हम तो ऐसे भी लिख सकते थे, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कहने का मतलब कि ए इंटू बी इक्वल टू उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं तो मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन घुमा दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे और एक नंबर दे दे, दूसरा नंबर आपसे पूछ ले, तो क्या कीजिएगा, तो आप कर सकते हैं बराबर, आप कर सकते हैं ए इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, क्या होगा, डिवाइड होगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अब बट्टा में बी, कितना, बी। ठीक है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं। इसे कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ए निकालने के लिए पूछेगा तो यहाँ पर बी रखेंगे, अगर बी निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ठीक है, इन द केस इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए एलसीएम ही दे दिया, एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ दिया तो एचसीएफ क्या होगा भैया, एचसीएफ क्या होगा, तो ए इंटू बी ऊपर आ जाएगा और बाटा में चल जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, क्या आ जाएगा, एलसीएम। समझ पा रहे हैं। और मान लीजिए फिर वैसे कर दिया तो वैसे फिर से कर दिया तो क्या कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं एलसीएम, तो इस तरह लिख सकते हैं एचसीएफ। समझ रहे हैं, अगर एलसीएम निकालने को बोले तो बट्टा में एचसीएफ रखेंगे, अगर एचसीएफ निकालने को बोले तो बट्टा में एलसीएम रखेंगे। क्या रखेंगे, एलसीएम। ठीक है, ज़्यादा जगह कंज्यूम करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी बता दिया गया, इस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस समझ में आया होगा। अब इस पे क्वेश्चन बनवाते हैं जो कि सैम्पल पेपर से रिलेटेड है। कैसा है,
सैम्पल पेपर से रिलेटेड है, ठीक है। पूरी तरह से क्वेश्चन बनवाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए, सैम्पल पेपर क्वेश्चन है जो जारी किया था सीबीएसई ने, इस वर्ष के लिए जारी किया था सीबीएसई ने। सैम्पल पेपर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है बस थोड़ा सा। देखिए बात क्या है, इसने कुछ दिया है एलसीएम ए बी का वैल्यू पी के पावर आर क्यू के पावर एस है, और एचसीएफ ए बी का पी के पावर एम और क्यू के पावर एन है, और ए बी दो नंबर वहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। आसानी से बनेंगे, बिल्कुल आसानी से, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या बात है, बात क्या है कि जब भी एचसीएफ चुनना होगा ना इन नंबरों में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान है ही नहीं। पढ़ाई में ध्यान लगाना है, लेकिन उन सब जगहों पर लगाना है जहाँ पर आपका ध्यान मांगे। यहाँ पर ध्यान कुछ मांग ही नहीं रहा आपसे। देखिए हम बताते हैं छोटा सा, जहाँ तक हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि बच्चे इतना दिमाग क्यों लगाएंगे भाई, कॉमन ये सब। हम क्या कहते हैं, दो नंबर है, जब एचसीएफ आपको चुनना है, एचसीएफ आपको चुनना है भैया, आप क्या कीजिए कि दोनों, जब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए एचसीएफ चुनना है तो यहाँ पर पी के क्यू है और यहाँ पर पी के स्क्वायर है। इन दोनों में देखिए सबसे छोटा पावर कौन सा है, छोटा पावर देखिए, ठीक है। तो सबसे छोटा पावर देखा जाता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट पावर देख लो भैया, तुम्हारा एचसीएफ निकल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। और एलसीएम जब देखना है तो इसका उल्टा, हाँ, तो ग्रेटेस्ट पावर देख लो। क्या देखोगे, ग्रेटेस्ट पावर देख लो, बड़ा पावर देख लो, तुम्हारा काम खत्म। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और बनाने का तो बात, इसको 1 मिनट में बना सकते हैं। बस अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाइए। इसने बोला चीज़ है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, इसने बोला, क्वेश्चन ने बोला, ठीक है, कि एचसीएफ जो है ए और बी का, किसका, ए और बी का जो एचसीएफ है वो पी के पावर एम और क्यू के पावर एन है, ठीक है। हम भी मान लेते हैं कि है भाई, चलो अब हमको आप ये बता दीजिए, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। अब आप हमको ये बता दीजिए कि अगर यहाँ से एचसीएफ इन दोनों नंबरों का निकालना हम चाहें, इन दोनों नंबरों के एचसीएफ अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। तो P का एचसीएफ ऑफ ए और बी, तो P का कितना होगा, P का सबसे एचसीएफ में सबसे छोटा पावर देखा जाता है, तो P का इधर Q है और इधर P का स्क्वायर है, तो कौन सा लीजिएगा। अभी जो बता है P का आप स्क्वायर लीजिएगा, तो इधर तो हो गया एचसीएफ ए और बी का P का स्क्वायर, Q का इधर पावर 4 है, Q का उधर Q है, तो लीजिएगा Q का आप Q, क्या लीजिएगा, Q का Q, जो कि बराबर होगा P के M इंटू Q के N के। समझ पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पाइएगा भाई, इतना लेंदी प्रोसेस थोड़े ना है। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि P को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब 2M के बराबर हो जाएगा और 3 इस N के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ लिख भी पाइएगा कि M यहाँ से 2 आ गया और N यहाँ से आ गया 3। कितना आ गया, 3, ठीक है। बिना कुछ सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉमन निकाले, जो पीछे प्रोसेस बताएगा उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख लिए यहाँ से, ठीक है। अभी आपको m प्लस एन इंटू आर प्लस एच का वैल्यू निकालना था, तो m प्लस एन का वैल्यू तो निकल चुका है, r प्लस एच का इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए दिया है उसने क्वेश्चन में आगे लिखा है कि एलसीएम ए और बी इक्वल टू पी के पावर आर क्यू के पावर एस है। कितना है, एस है। अब थोड़ा सा आप वहाँ पर हमको बता दीजिए कि ए और बी का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर चुनना है। अब देखिए ये सब हर जगह अप्लाई नहीं होगा, केवल आप जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे फॉर्म में, पावर के फॉर्म में दिए रहेंगे क्वेश्चन, उस वाली जगह पर इसको आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ से बता दीजिए क्या होगा एलसीएम, ग्रेटेस्ट पावर, मतलब पी को अगर देखते हैं तो पी का इधर कितना है, पावर 3 और क्यू का पावर कितना है, 4 है। कितना है, 4। पी का पावर 3 और क्यू का पावर, इधर पी का पावर 3 और क्यू का पावर 4 है, इधर पी का पावर 2 है, क्यू का पावर 3 है। तो सबसे बड़ा इधर क्या है, पी के पावर 3 होगा, क्योंकि 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 हो जाएगा और क्यू का भी 4 होगा। कितना होगा, 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी के पावर 3 इंटू क्यू के पावर 4, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, ठीक है। पी के पावर आर इंटू क्यू के पावर एस। अब देख पा रहे हैं, फिर से वही बात आ रही है, फिर से वही बात, पी और पी है,
तो यहाँ से ये इसके बराबर हो जाएगा और ये यहाँ से इसके बराबर हो जाएगा आपका r का वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा आपका r का वैल्यू 3 और s का वैल्यू हो जाएगा 4। r का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3 और s का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप आराम से वहाँ पर पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए इसका वैल्यू कितना होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको यहाँ पर खींच लिए m प्लस n, तो m है 2 अब प्लस में 3, ठीक है, 2 प्लस 3 और इंटू r प्लस s है, तो r कितना है, r है 3 और s है कितना 4, तो r है 3 और s है कितना 4। ठीक है, तो 2 3 हो गया 5 और 4 3 हो गया 7, तो कितना हो गया 35। कितना हो गया 35। 35 इज द राइट आंसर। 35 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा निकालते हैं कहीं से क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं फिर से 2 क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, फिर से 2 क्वेश्चन बनाते हैं, इस चीज़ को डील करते हैं हम लोग कैसे बनेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए एलसीएम कब निकालेंगे क्वेश्चन में और एचसीएफ कब निकालें, इस पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर बोले, क्या बोले, लार्जेस्ट नंबर बोले, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बोले या ग्रेटेस्ट नंबर बोले, ग्रेटेस्ट नंबर बोले या मैक्सिमम नंबर बोले, मैक्सिमम नंबर बोले, ठीक है, इन तीनों कंडीशनों में आप निकालिएगा एचसीएफ। क्या निकालिएगा, एचसीएफ। ठीक है, बताते हैं, आप निकालिएगा एचसीएफ। ठीक है, ये तो हुआ बात एचसीएफ का। अगर इसका उल्टा बोलने लगे, ठीक है, अब यहाँ पर बोले क्या, स्मॉलेस्ट नंबर बोल दे, क्या बोल दे, स्मॉलेस्ट नंबर बोल दे, आपका मिनिमम नंबर बोले, मिनिमम नंबर बोल दे, या और स्मॉलेस्ट या मिनिमम नंबर बोल दे, तो उस कंडीशन पर निकाल देंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब ये तो 2 चीज़ों से आपको मालूम चल ही गया होगा कि इन दोनों क्वेश्चनों में क्या निकालना है आपको। ठीक है, ये 2 चीज़ से तो मालूम चल गया होगा कि दोनों क्वेश्चन में निकालना है आपको क्या है। बड़ी तो बात ये है। अब देखिए, इसको बनाने के लिए आपके बुक में जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन की यूज किया है। ठीक है, अब मेरा मानना ऐसा है कि इतना जब बड़ा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से बेहतर है, कर भी सकते हैं, ईजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम बताएंगे। ठीक है, मेरा मानना ये है कि अगर इतना बड़ा नंबर आने लगे, वो तो ऊपर वाला छोटा है, ठीक है, अगर इतना बड़ा नंबर आने लगे तो आप क्या कीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से और अच्छा होता है सीधा। अब कितना लगा कहता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है बात की इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसका टेबल देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, वो हो जाता है, लेकिन आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, थोड़ा सा सुनिएगा बात को। कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो बड़ी संख्या जो डिवाइड करेगा मतलब भाग देगा 70 को और 125 को, मतलब कि 70 और 125 को, वो सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड देगा, और उस कंडीशन में रिमाइंडर्स 5 और 8 बच रहा है। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा आपको ये बताना है। तो जब भी रिमाइंडर वाला केस आए और लार्जेस्ट नंबर देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं, या मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि पहले वो जो रिमाइंडर है उनसे मतलब उनको नंबरों में से घटा दीजिए। क्या कीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, तो आप पहले क्या कीजिएगा कि नंबर में से उस संख्या को घटाइएगा। 5 आ जाएगा 65, फिर 125 में से 8 घटाइएगा, तो ये इसको कैरी दिया, 15 में से हट गया, कितना हुआ 7, और ये बचा 11, कितना बचा 11, 117, कितना बचा 117। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा आप, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 65 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए 117। ठीक है, 117 लिख दिए। 65 को आप काटते हैं कितने से, सीधा 13 के टेबल में आता है, तो 13 के टेबल से काट सकते हैं, तो 13 5 जा, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 13 जा भी, ठीक है, काट सकते हैं। उसके साथ साथ ये 7 और 2 9 हो जा रहा है, 3 से कट रहा। ठीक है, 3 3 जा कितना 9 और 9। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा
13 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद इसको लिख लेते हैं 65 इक्वल टू हो जाएगा आपका 65 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 13। ठीक है, और 117 इक्वल टू हो जाएगा वो कितना 3 × 3 × 13। समझ पा रहे हैं बात। अब चूंकि क्या निकालना है ACF निकालना है। क्या निकालना है ACF। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं अभी तक हम इसमें ACF निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजा जाएगा। ठीक है, तो वो जो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका ACF हो गया आपके पास कितना ACF ऑफ 65 एंड 117 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। तो 13 आपका जो है वो राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर है। ठीक है, 13 आपका है राइट आंसर है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ क्या क्या बात है यहाँ पर। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। फिर से वही बात है, अगले क्वेश्चन में समझाते हैं इस चीज़ को। फिर से क्या है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 मतलब कि 1251। ठीक है, 9377 एंड 15622। ठीक है, को अगर बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इसको डिवाइड करे तो उस कंडीशन में रिमाइंडर जो है ना 1 2 3 बच रहा है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि पहले कंडीशन में रिमाइंडर मतलब कि इस वाले कंडीशन में रिमाइंडर बच रहा है 1, इस वाले कंडीशन में रिमाइंडर बच रहा है ये, और इस वाला कंडीशन में रिमाइंडर मतलब कि 1251 में 1 रिमाइंडर बच रहा है, 9377 में 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, और 15628 में 3 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, 15621 में 28 में 3 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो बात तो वही है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को कैसे बनाइएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे ही बनाइएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बनाना बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनाना बिल्कुल ही सेम है। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, कैसे बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो 1251 में से 1 घटा दीजिए तो बच जाएगा 1250। ठीक है, फिर 9377 में से 2 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 9375। ठीक है, फिर 15628 में से 3 घटा दीजिए तो बच जाएगा 15625। इतना बच जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक है, अब इनका निकाल लेते हैं क्या ACF। क्या निकाल लेते हैं अब ACF निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे, तो पहले इन सबका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, देख लीजिए कितने बार में कटता है। 1250 ये हो गया 9375 और ये हो गया 15625। तीनों करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको 2 से काटेंगे, कितना हुआ 2 छक 12, इतना दूर गया 6 बार में। फिर ये 5 तो 2 दूना 4, 1 बचा, 1 को इसमें भेज दिए तो कितना हो गया 10 हो गया, तो 2 5 10। ठीक है, फिर 5 से कटाइए तो 5 एकम 5, यहाँ पर 6 है लेकिन 1 बचा, 1 2 कितना हुआ 12, और 12 को 5 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा 10। फिर बचा इधर 2 और 5, 2 5 मिलकर कितना हुआ 25, 25 को 5 से काटेंगे कितना हुआ 5, कितना होगा 5। ठीक है, फिर 5 से काट देते हैं तो 5 2 जा कितना 10, बचा 2 5, ये फिर 5 से कटेगा 5 टाइम्स, कितने बार 5 टाइम्स कटेगा। ठीक है, इसको काटते हैं। ये छोटी संख्या 3 से कट जाएगी उम्मीद है, तो 3 3 जा कितना हुआ 9, तो 3 हुआ, 3 1 जा 3 और 3 25 जा 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 5 से काट सकते हैं इजी। 5 6 जा कितना 30, 1 2 हुआ, 5 2 जा 10, 2 5 हुआ, 5 5 जा ये। फिर 5 से काट सकते हैं, यही वाला संख्या है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो 1 2 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको भी काट लेते हैं, 5 से तो कट ही जाएगा, उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। तो कितना होगा 5 3 जा 15, 5 1 जाइए और फिर 1, फिर 1 2 बचा 2 5। ठीक है, 3 1 2 5 है, फिर से 3 1 2 5 है, तो यही वाला चलते आ रहा है, यही वाला देख लीजिए, यही वाला चलते हुए आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 6 2 5
फिर इसको लिख सकते हैं 5 से 1 to 5, फिर 5 से लिख सकते हैं 25 और फिर 5 से लिख सकते हैं कितना 5। सही है। 25, 125, 625, 3125 और ये इतना। ठीक है, उम्मीद है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि 1250 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 9375 को क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 5 5 5, 2 3 4 5। ठीक है, फिर लिख सकते हैं 5 15 625 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ जो होगा कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा इन तीनों नंबरों का एचसीएफ। तो देख पा रहे हैं कितना कॉमन है, थोड़ा देख लीजिए इस चीज़ को। इसमें 1 2 3 4 है, इसको अगर आप चुनने में अगर आसान हो रहा है, इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, एचसीएफ निकालना चुनने में आसान है, कोई बात नहीं। 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर 3 इंटू 5 के पावर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 5 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब इसमें से बताइए कि आपका कॉमन कौन सा है, तो 5 कॉमन आ रहा है। तो अभी इससे पहले वाले में बताया है कि अगर आपको एचसीएफ चुनना है, अगर पावर के फॉर्म में है तो सबसे कम वाला पावर को लेना है। तो इधर 5 का पावर 6 है, इधर 5 का पावर 5 है और इधर 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा एचसीएफ 4, कितना 4, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 125, 625, कितना हो जाएगा 625। तो आपका हो गया राइट आंसर कौन सा 625, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।